हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों में देखिए आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों जैसे कि बीएसओ का एग्ज़ाम अगस्त में पूरी संभावना है कि होगी, उसके बाद सीजीएल 4 है, इंटर लेवल है। हालाँकि इन सब एग्ज़ाम से पहले आपका फील्ड असिस्टेंट का मेंस भी है जो कि जुलाई में हो सकती है जिसकी पूरी संभावना है। इसके अलावा अभी जो परिचारी की फॉर्म भरवाई गई है उसकी भी एग्ज़ाम होगी। तो इन सब के लिए जीए का पैटर्न कैसा होगा इसका अगर उदाहरण देखना है तो सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और 26 मई को मात्र 5 से 6 दिन पहले 26 मई को डीएसटी कार्यालय परिचारी का मेंस का पेपर हुआ है। तो क्यों ना हम लोग उस मेंस के पेपर को डिस्कस कर ले और काफ़ी डिटेल्स में सभी ऑप्शंस को देखते हुए सॉल्यूशन करें, ताकि उससे अगर आस-पास जो क्वेश्चन बनते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग उसको टैकल कर सकें। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सामान्य अध्ययन का पेपर देंगे, ठीक है? और ये आगामी आपके बीएसओ, सीजीएल 4, फील्ड असिस्टेंट, परिचारी, इंटर लेवल सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो देखिए इसमें 3 सेक्शन है। आपका एक तो हो गया जनरल एप्टीट्यूड का हो गया, जिसके 30 प्रश्न हैं और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न हैं, हिंदी के 30 प्रश्न हैं। तो आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सामान्य अध्ययन का पेपर देखेंगे जो जीके के, जीएस के 40 प्रश्न हैं। तो सीधे हम लोग उस पे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग का स्टार्ट हो गया है सामान्य अध्ययन, जनरल पार्ट, जनरल नॉलेज, ठीक है? अब यहाँ पे मैं पेन को ब्लैक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा-सा आपको दिखाई दे अच्छे से। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है? व्हिच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम, ठीक है? अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। देखिए फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम क्या करता है कि जो पत्ती में भोजन बनता है ना, उसको कहाँ पहुँचाता है? तो जड़ों में, तनों में पहुँचाता है और आपको फलों तक पहुँचाता है। कहाँ-कहाँ ये भोजन को पहुँचाता है फ्लोएम? तो पत्ती में जो भोजन बनते हैं, उसको पौधे के जड़ में, तनों में और फलों में पहुँचाता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका दिखेगा, ये क्या है? बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस होता क्या है ये? मैं इसको आपको बता देता हूँ कि एपिडर्मिस एक्चुअली में है क्या? तो देखिए जो एपिडर्मिस होता है ना, ये एक्चुअली में पौधे के जो सभी अंग होते हैं, चाहे वो पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, उसको बाहर से ढकने वाला ये बाहरी परत होता है जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। और जो एपिडर्मिस होता है, तो जैसे कि जड़ की बात करें, तो जो जड़ का एपिडर्मिस होता है जड़ों का, उसमें छोटे-छोटे क्या होते हैं? छोटे-छोटे बाल होते हैं, यानी कि रूट हेयर होते हैं। और रूट हेयर क्या करते हैं कि मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को खींचते हैं और पौधे को देते हैं। तो एपिडर्मिस काफ़ी रोल अच्छा अहम करता है यहाँ पे। और इसके ऊपर जो एपिडर्मिस होता है, इसके ऊपर एक मोम का जैसा परत होता है, मोम जैसा परत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल, क्यूटिकल कहते हैं। जो एपिडर्मिस होता है, इसके ऊपर क्या होता है? एक मोम जैसा परत होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है? और जो एपिडर्मिस होता है, तो इसमें छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन का हम लोग क्लियर कर लिए। अब वल्कुट, कार्टेक्स की बात करें हम लोग, तो देखिए कार्टेक्स किसका बना होता है? तो पैरेने पेरेनेकाइमा पेरेनेकाइमा नामक कोशिका का ये बना होता है। किसका बना होता है? पेरेनेकाइमा नामक कोशिका का वल्कुट बना होता है। और वल्कुट क्या करता है? तो जो पानी हो गया आपका, पोषक तत्व हो गया, इसको क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। वल्कुट कार्टेक्स क्या करता है? तो पानी पोषक तत्वों को स्टोर करने का काम करता है। इसका निर्माण किससे होता है? तो पेरेनिकाइमा नामक कोशिका से होता है। और जाइलम क्या है? तो देखिए जाइलम पौधों में एक संवहनी ऊतक का प्रकार है, ठीक? और ये हमेशा ऊपर की ओर यानी ऊपर की ओर मूवमेंट होता है इसका, जैसे जड़ों से लेकर के पत्तियों तक ये आपका परिवहन का काम करता है पौधे में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स यूपीआई का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? तो क्या होता है? एनपीसीआई। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक? और इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो एनपीसीआई की स्थापना कब होती है? 2008 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई। सेबी की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो सेबी 1988 एक्ट में इसको स्थापित किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1992 से। और इसका मुख्य क्या काम क्या है? तो जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका काम है। आरबीआई की बात करें हम लोग, तो 1934 एक्ट से इस्टैब्लिश हुआ। कब इस्टैब्लिश हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को।
और समिति इसकी कौन सी थी? तो समिति इसकी थी यंग हिल्टन आयोग, या जिसको शाही आयोग भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की हम लोग बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हो जाता है। अब एसबीआई की बात करें हम लोग, तो देखिए एसबीआई की अगर बात करें हम लोग, तो इसकी शुरुआत में अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले 2 जून 1806 को, थोड़ा-सा यहाँ पे स्पेस कम कर रहा है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 2 जून से। 2 जून 1 मिनट, 2 जून 1806 में किस रूप में शुरू होता है? तो बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में शुरू होता है, लेकिन 1921 आते-आते बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनाया जाता है। इंपीरियल बैंक बनाया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इसको क्या किया जाता है? तो एसबीआई ग्रुप में नेशनलाइज कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तो एसबीआई का इतिहास याद रखिएगा, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में 2 जून 1806 में शुरू होता है। 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनता है, 3 बैंकों को मिलाकर के। और यही बैंक 1 जुलाई 1955 को जाकर के नेशनलाइज हो जाता है और एसबीआई ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? तो सी सुब्रमण्यम थे। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें हम लोग तो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन जी कौन थे? तो ये जनक थे, ठीक है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई भारत में? तो 1965 से 68 के बीच में हुई थी, राइट। और हाई यील्ड वैरायटी इसमें बीज का उपयोग किया गया था। वर्गीज कुरियन कौन थे? तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे। ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, और ये कहाँ के थे? केरल के। इनका जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1921 को, ठीक। और इसी कारण आप सभी को याद होगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये यूएसए के निवासी थे और ये पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक थे। सबसे पहले हरित क्रांति किस देश में लागू हुआ था? तो मैक्सिको। कहाँ पे? मैक्सिको में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है आगे एग्जाम में कि हरित क्रांति का जन्मदाता देश। देखिए जन्मदाता तो थे नॉर्मन बोरलॉग और ये थे कहाँ के? यूएसए के, लेकिन जन्मदाता देश पूछे तो मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको में ही सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, ठीक। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो जो 34 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 34 का? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। जो 10 डिग्री चैनल है वो आपको किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है। अब इसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे किसी एग्जाम में कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये मालदीव और जो भारत का मिनिकोय द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। और वहीं पे 9 डिग्री चैनल की बात करें हम लोग, तो ये किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है आपका, ये हो गया आपका मिनिकोय द्वीप और लक्षद्वीप, दोनों को अलग करता है 9 डिग्री। तो 9 डिग्री किसके बीच में होता है? तो मिनिकोय और लक्षद्वीप। और 8 डिग्री किसके बीच में होता है? तो मालदीव और भारत। भारत कौन सा? तो मिनिकोय द्वीप, ठीक। ये हो गया। अंडमान सागर की बात करें हम लोग, तो अंडमान सागर क्या है? तो पूर्वोत्तर हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, ठीक है। और वहीं हम लोग बात करें मन्नार खाड़ी के, तो ये लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है, ठीक। और जो 11 डिग्री 11 डिग्री चैनल है, ये क्या करता है? तो ये आपका हिंद महासागर में जो लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप समूह, इसको दो पार्ट में विभाजित करता है। दो पार्ट कौन-कौन सा है? तो अमिनी दीवी और कन्नानूर। यानी 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप समूह के अमिनी दीवी और कन्नानूर द्वीप को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बिहार में कौन सा स्थान भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति का स्थान है? विच प्लेस इन बिहार इज नोन एज द साइट वेयर लॉर्ड महावीरा अटेंड
निर्वाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पावापुरी। क्या हो जाएगा? पावापुरी। और वैशाली की बात करें तो वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र लागू था। क्या था? दुनिया का पहला गणतंत्र लागू था। और गौतम बुद्ध की बात करें हम लोग तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यहीं पे वैशाली में दिया था, वैशाली में। ठीक। बोध गया की बात करें तो भगवान बुद्ध को यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति यहीं पे हुई थी। और राजगीर की बात करें हम लोग तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगीर में ही हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और प्राचीन मगध की राजधानी भी रह चुकी है ये। ठीक है, तो ये हो गया। पावपुरी कहाँ पे है? तो ये है अपना नालंदा में है। ठीक है, पावपुरी नालंदा में है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? तो इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अब इसके कुछ इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो राष्ट्रीय गीत है। तो पहला इसका प्रकाशन की बात करें हम लोग, सबसे पहले वंदे मातरम का प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, और किस में हुआ था? तो बंग दर्शन जो पत्रिका थी 18 में फर्स्ट टाइम हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इनकी जो प्रसिद्ध आनंद मठ थी, आनंद मठ में कब हुआ था? 1800 कब हुआ? 82 में। 1882 में आनंद मठ में इसको शामिल किया गया, लेकिन इसके पहले भी बंग दर्शन में ये शामिल हो चुका था। अच्छा, इसकी बात करें हम लोग, इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकृति मिली? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। और पहली बार इसको किसने गाया था? तो पहली बार अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको धुन दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको धुन दिया था। और राजनीतिक नारा ये कब बना था? तो 1905 में ये फर्स्ट टाइम वंदे मातरम राजनीतिक नारा बना था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम प्रथम राजनीतिक नारा कब बना था? तो 1905 में बना था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम को फर्स्ट टाइम किसने गाया था? तो 1896 था कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, इसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम इस गान को गाया था, वंदे मातरम गीत को गाया था। किसने गाया था? 1896 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और इसको राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसका आनंद मठ में प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। और इसके पहले कब सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था? 1875 के बंग दर्शन में हुआ था। ठीक, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है, वो पहली भारतीय महिला होती हैं जो कानपुर अधिवेशन 1925 में हिस्सा लेती है, इसकी अध्यक्षता करती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस साहित्य के जो नोबेल का राशि था, इससे इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जिसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। 1921 में इसकी स्थापना किए थे ये। और गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब 37 नंबर देखिएगा, तो बिहार में सौराठ सभा क्या है? व्हाट इज द सौराठ सभा इन बिहार? तो सौराठ सभा की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह संबंधी बातचीत के लिए सौराठ में मैथिली ब्राह्मणों का एक जमवाड़ा। अब इतिहास की इसकी बात करें हम लोग तो देखिए, ये मैक्सिमम जून जुलाई के समय में किया जाता है। अभी अब जून जुलाई आ रहा है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, हालांकि अब थोड़े थोड़े विलुप्त होते जा रहा है ये एक्चुअली में क्या है? तो दुल्हों का मेला है। दुल्हों का मेला है यहाँ पे। और ये 700 साल पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। इसकी शुरुआत किए थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह देव द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये मधुबनी में होता है। मधुबनी का जो सौराठ गांव है, मधुबनी के सौराठ गांव में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चौसा तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चौसा किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा आपका बक्सर। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बक्सर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो इस नाम से भी पावर प्रोजेक्ट, इस नाम से भी जानिएगा। और बक्सर का युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था?
तो 1764 में हुआ था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वो कौन सा सेनापति कर रहा था, तो जो कौन था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। और इसके तहत जो कर की व्यवस्था थी, लगान थी, वो सभी अंग्रेज अपने जिम्मा ले लिए, ठीक है। और भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पे धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल कौन थे, तो ये पाल वंश के शासक थे 8वीं शताब्दी में। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। पटना से याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, तो पटना में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर देखिएगा। तो 39 नंबर प्रश्न में, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में तैनात किया गया पहला मानव रोबोट एएससी अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पे है, तो एएससी अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पे है, तो ये है आपका विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पे है। इसको याद रखिएगा, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पे है। एक प्रश्न आप सबसे लगातार पूछा जाता है कि आम बजट से रेलवे बजट को किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था, तो देखिए एकवर्थ। अब एकवर्थ में आपका अर्थ होता है कि एक साथ किया गया, लेकिन याद रखिएगा उल्टा होता है। एकवर्थ जो समिति थी, इसके सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और फिर एक साथ किसके सिफारिश पर किया गया, तो विवेक देवरॉय समिति, विवेक देवरॉय समिति के सिफारिश पर आम बजट को रेलवे बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। अब यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न समझिएगा, प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो किस में होगा, निर्वात में होगा। कारण क्या है कि इसके कोई भी कण नहीं मौजूद होते हैं, जिस प्रकाश टकराता नहीं है और डायरेक्टली दूर तक चला जाता है, तो स्पीड इसकी तेज होती है, स्लो नहीं होता है। और प्रकाश के देखिए स्पीड स्लो और ज्यादा होने का मुख्य कारण क्या है, अगर आपसे पूछ दे, ये तो प्रश्न आसान हो गया कि एक ऑप्शन पूछ लिया। अगर इसमें दे देता आपको कि बढ़ते और घटते क्रम में दे देता, सपोज कीजिए कि हम लोग घटते क्रम में अगर पूछ दे आपसे कि सबसे अधिक किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, तो याद रखिएगा इसका कारण क्या होता है, अपर्तनांक। यानी कि जिसका अपर्तनांक ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक लाइट की स्पीड किस में होगी, वैक्यूम में होगी। उसके बाद किस में होगा, आपका एयर में होगा। उसके बाद किस में होगा, आपका वाटर में होगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो किस में होगा, ग्लास में होगा। और उसके बाद हम लोग बात करें तो किस में होगा, डायमंड में होगा, ठीक है। क्यों, कि सबसे अधिक जो अपर्तनांक होता है इसमें, इन सब में, तो डायमंड का होता है। कितना होता है, 2.42। वहीं ग्लास की हम लोग बात करें तो 1.5 होता है। और इन सब की अपेक्षा इन सब की अपर्तनांक कम होती है। तो जिसका जितना अधिक अपर्तनांक उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम। और यहाँ पे सबसे अधिक वैक्यूम में तेजी से चलता है लाइट, फिर एयर में, फिर वाटर में, फिर ग्लास में, फिर डायमंड में। ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, मानव उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो HNO3, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं, तो एथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है इसका फॉर्मूला। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नोट डाउन करते चलना है। और देखिए BSSC का ये खास करके पैटर्न है कि ये प्रश्न पूछता है। अब भले ही दरोगा में देखेंगे आप, ADO में तो पैटर्न बदला है, तो उस पैटर्न को तो ध्यान देना ही, प्लस इस पैटर्न को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि BSSC है, क्या पता यही पैटर्न रख दे और चेंज कर दे तो उसको भी रखना है। तो दोनों पैटर्न लेकर के चलना है आपको। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, बृहत्तर ग्रेटर बंगाल से बिहार का औपचारिक पृथक्करण कब हुआ, तो 1912 में हुआ था, बिहार बंगाल से अलग। वही बंगाल जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तो उसमें उड़ीसा और झारखंड भी बिहार में ही थे। तो फिर 1936 में आपका उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। फिर आता है समय आपका 15 नवंबर 2002, सॉरी 2000, 2002 नहीं है, 2000 है। 15 नवंबर 2000 का समय आता है और फिर आपका एक बड़ा टूट होता है बिहार में। और उस समय कौन सा अलग राज्य बनता है, तो झारखंड बन जाता है अलग राज्य। तो इस प्रकार से बिहार का इतिहास रहा है।
43 नंबर प्रश्न देखिएगा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर। और वाइस कैप्टन की बात करें हम लोग तो स्मृति मंधाना जी थी। ठीक। और जो 2025 का विश्व कप हुआ आईसीसी, इसमें जो भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ मैच, इसमें जीत होता है भारत का और उप विजेता कौन बनता है? तो साउथ अफ्रीका बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन आपका कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था। और इससे पहले, ये संशोधन से पहले ये किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में था ये, और ये एक हम लोग का मौलिक अधिकार था। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार था। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी बच गई है? 6। क्यों? क्योंकि 7वां जो मौलिक अधिकार है आपका, वो विधिक अधिकार बन चुका है, लीगल राइट है आपका, लेकिन मौलिक नहीं है। ठीक है, और इसको किस अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया है? तो 300A में अब इसको शामिल कर लिया गया है। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को, यानी कि 31 में से इसको रिमूव कर दिया गया है। यानी अब वर्तमान में मौलिक अधिकार की कितनी संख्या है? तो 6 है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सूचना का अधिकार। तो देखिए, सूचना का अधिकार आपका 2005 का एक्ट है। ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ। तो लागू की तिथि भी याद रखना है। शिक्षा का अधिकार, तो देखिए शिक्षा का अधिकार की हम लोग बात करें तो इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए हम लोग का 86वां जो संविधान संशोधन होता है, कब होता है? तो ये होता है आपका 2002 में। लेकिन लागू कब से होता है? ये याद रखेंगे कि शिक्षा का राइट टू एजुकेशन कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाता है आपका। तो ये लागू का तिथि भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे आता है राइट टू प्राइवेसी। तो ये अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी की चर्चा है। और एक 2017 का केस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें है के एस पुट्टास्वामी, और ये किससे? आधार कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, के.एस. पुट्टास्वामी केस आधार कार्ड से रिलेटेड है, यानी के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें निजता के अधिकार को, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार के किन शहरों में 7वें खेलो यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है? तो ये बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया था। 5 शहर कौन कौन से थे? तो 5 शहर की अगर हम लोग बात करें तो पटना था, राजगीर था, गया था, भागलपुर, बेगूसराय था। अब इसमें हम लोग पूछते हैं इसके कि शुभंकर क्या है? तो शुभंकर इसका क्या था? गज सिंह। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में 5 शहरों में हुआ, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। और इसका शुभंकर क्या है? तो गज सिंह है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किस दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट के लिए किया जाता है। अब इसमें हम लोग पूछते हैं आपसे कि ये प्रेरित धारा कौन सी क्वांटिटी है? तो ये है स्केलर। स्केलर क्यों है? अदिश राशि होती है ये, क्योंकि धारा जो होती है विद्युत राशि, ये भी अदिश होती है। इसको दिशा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चालक पर लगने वाला बल, तो चालक पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल। ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है भैया। इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें हम लोग, यानी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन भी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो ये चीजें हो गई। और जो अब यहाँ पे पूछेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है चुंबकीय क्षेत्र? तो देखिए, धारावाही चालक में जो चारों ओर क्षेत्र होता है धारावाही चालक का, जिसमें करंट फ्लो होता है, तो उसके चारों ओर जो बल का प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रभाव होता है, तो उसको ही, उस चारों ओर के एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र कहा जाता है, यानी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर, सॉरी। और देखिए, मुद्रा से संबंधित प्रश्न BSSC का फेवरेट टॉपिक है। मुद्रा हो गया,
किसी देश का पुराना नाम हो गया, ये लगातार पूछे जाते हैं। अब पूछा है इसमें कि पेसो कौन से देश की मुद्रा है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन का आंसर मैक्सिको। अब सपोज कीजिए कि मैक्सिको नहीं रहता तो आप क्या मारते? तो यहाँ पे देखिए पेसो और कौन-कौन से देश का है? तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का भी पेसो ही मुद्रा है। कोलंबिया, कोलंबिया का मुद्रा भी क्या है? पेसो है। चिली, चिली का मुद्रा भी क्या है? पेसो है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, इसकी भी मुद्रा क्या है? तो आपका पेसो ही है। और उरुग्वे, उरुग्वे की मुद्रा क्या है? पेसो है, ठीक है। तो ये सारे देश के हैं। भारत का क्या है? तो रुपया, सबको पता है। नेपाल का क्या है? तो नेपाली रुपया, ठीक है। चीन का क्या है? तो चीन का आपका रेमिनबी है। और एक और इसका क्या है? युआन। तो 2 मुद्रा है इसका चीन का। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। भारत का अपना नई दिल्ली। और एक और देखिएगा, दिल्ली किसका राजधानी है? तो वो है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जो देश है, वो उसका राजधानी क्या है? दिल्ली है। अब 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सूक्ष्म विद्युत धाराओं का पता लगाने के लिए करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर से सूक्ष्म धाराओं का पता लगाते हैं हम लोग। और एमीटर से किसका करते हैं हम लोग? तो करंट का, धारा का करते हैं, ठीक है। और रियोस्टेट क्या है? तो देखिए रियोस्टेट उसको कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग धारा के मान को नियंत्रित करते हैं, यानी कि कम करते हैं और ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो उसको रियोस्टेट बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करें तो वोल्ट मीटर की, तो ये हम लोग विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, विभवांतर को। 49वां प्रश्न देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? एट विच लेवल डज द पंचायत समिति फंक्शन इन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? तो ये किस पे? तो पंचायत समिति जो होता है ना, वो किस पे काम करता है? तो ब्लॉक स्तर पर काम करता है। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है, ये किस, इसका सिफारिश कौन किए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इनके नाम में 3 अक्षर है, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता। तो तीसरे त्रिस्तरीय दिए थे। अब आपसे पूछ दिया जाए कि जो द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था? तो इसमें भी याद रखिएगा एक ट्रिक, अशोक मेहता, अशोक मेहता थे। इनके नाम में 2 ही अक्षर है, तो द्विस्तरीय दे दिए। तो इसी तरीके से याद रखिएगा आप लोग। अब आपसे पूछ दें हम कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई? तो देखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसको लागू किया गया। सेकंड स्टेट कौन सा है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कब लागू किया गया भाई? तो आंध्र प्रदेश में आपका 11 अक्टूबर 9 दिन बाद 1959 में ही लागू किया गया। चलिए, ये तो हो गया कि लागू किया गया। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे ये पूछ दे कि लागू तो यहाँ पे किया गया राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, लेकिन सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव किस राज्य में कराया गया? तो वो आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी में कराया गया था। 15वां प्रश्न देखिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको पता होगा, मंगल ग्रह के नाम से हम लोग करते हैं। और सबसे अधिक टेम्परेचर किसका होता है? तो शुक्र का होता है, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वायुमंडल है ना, इतना सघन है। और इस सघनता का कारण क्या है कि 96% यहाँ पे केवल आपको CO2 मिलेगा। अब ये टेम्परेचर को बाहर आने ही नहीं देता है, इसको प्रेशर कुकर भी बोला जाता है। ये भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न, किस ग्रह को प्रेशर कुकर बोलते हैं? पृथ्वी जो है अपना, इसको नीला ग्रह हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं 51वें प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी द्वारा अगस्त 2025 में संशोधित सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए आधार वर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ईयर ऑफ द कैलकुलेटिंग टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एज रिवाइज्ड इन अगस्त 25 बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी? तो देखिए, पहले आधार वर्ष क्या था हम लोग का? 2011 से 12। अब इसको चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 2022-23 जीडीपी का आधार वर्ष। तो पहले क्या था? 2011-12। अब क्या है? 2022-23, ठीक है। 52वां प्रश्न में देखिएगा, तो 52वां प्रश्न हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि भारत में सावधि ऋण संस्थान कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? अब सबकी हम लोग जानकारी लेते हैं धीरे धीरे कि कौन कब बना। तो अगर हम लोग IDBI की बात करें, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
जिसको IDBI आप लोग समझते होंगे शॉर्ट में, 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके बाद हम लोग बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1 जुलाई 1948। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये है नाबार्ड। ये कब हुआ था? ये हुआ था 12 जुलाई 1982। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? तो 1955 में। अब इसमें सबसे पहले किसका स्थापना होता है? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, औद्योगिक विकास वित्त निगम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 1 जुलाई 1948। इसके बाद आपका देखिएगा तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, तो ये 1955 में होता है। IDBI बैंक 1964 में, और नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में, लेटेस्ट है ये। और इसके समिति की सिफारिश किसने किया था? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत लोग गलती कर देंगे, मार देंगे रांची में, लेकिन यहाँ पे जमुई बिहार में हुआ था। और किसने उद्घाटन किया था? तो जुअल ओराम जो है वो कौन है? तो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मंत्री हैं वो, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टांकों में एकत्रित संग्रहित वर्षा जल को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग किस जानते हैं? पालर पानी, या पालर पानी के अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुंडी भी बोलते हैं इसको। तो कुंडी के नाम से या पालर के नाम से इसको याद रखिएगा। राजस्थान में ये खास करके होता है, ठीक है। राजस्थान में जो रेतीले जगह है वहां पे एकत्रित किया जाता है पानी को। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से लोकप्रिय रूप से बिहार विभूति बिहार रत्न के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इनको किसको जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को, सिन्हा को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से। और यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा इनके संबंध में कि जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 56 नंबर प्रश्न, ऑक्सीकरण होने पर वर्षा और तेल यानी कि ऑन ऑक्सीडेशन फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? तो ये आपके रेंसिड हो जाते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी कि जो खाना का स्वाद है ना वो तो पहले खराब हो जाएगा, और जो गंध होगा वो भी खराब हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑक्सीकरण होने पर। तो इसीलिए क्या होता है कि देखिएगा, जब आप चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसको पैक करके रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से वो कांटेक्ट बना रहे, और इसीलिए उसको खोलते ही कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता है। 57 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सा तत्व पन्ने में हरा और मणिक में लाल रंग देता है? तो ये होता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से विच एलिमेंट पुट्स द ग्रीन कलर इन एमराल्ड्स एंड द रेड कलर इन रूबीज? तो दोनों में क्रोमियम होता है। और बात करें यहाँ पर लोहा की, हम लोग आयरन की, तो इसका सिंबल Fe होता है और 26 होता है इसका परमाणु संख्या। क्रोमियम की बात करें हम लोग तो क्रोमियम का होता है Cr, 24 नंबर इसका परमाणु संख्या होता है। तांबा की बात करें कॉपर तो Cu होता है और इसका एलिमेंट परमाणु संख्या 29 होता है। रुबिडियम की बात करें तो Rb से इसको सूचित करते हैं और 37 नंबर इसका परमाणु संख्या होता है। अब यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल। वहीं डीएनए की बात करें हम लोग तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे डीऑक्सी केवल जोड़ देंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये हो जाएगा आपका डीएनए का, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। और एक चीज, आरएनए करता क्या है? तो देखिए आरएनए का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? ये आपका आरएनए करता है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न, नालंदा महाविहार एक महान बौद्ध मठ विश्वविद्यालय किस राजा के शासनकाल में स्थापित हुआ था? तो कुमार गुप्त, ये गुप्त वंश के शासक थे और इनके समय में हुआ था।
ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किसने और कब शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में शुरू किया था। बट आप क्वेश्चन फंसा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कब की और कहाँ की? तो देखिए, भारत में अगर पूछेगा तो ठीक है, चंपारण होगा, लेकिन ऑल ओवर पूछेगा कि कब की, अगर मेंशन ना करेगी भारत में, तो याद रखिएगा 1906 में महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रथम सत्याग्रह, ठीक है, इसी समय ये किए थे। आगे इसमें हम लोग देखें तो राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, यानी कि राज्यपाल को हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद की बात करें तो जो आर्टिकल आपका 155 है, इसमें जिक्र है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति का किसमें चर्चा है? 164 नंबर आर्टिकल में। और प्रधानमंत्री की बात करें कि इनकी नियुक्ति का चर्चा तो आर्टिकल 75(1) में है, ठीक है। अब है हम लोग का वर्षा, हिमपात, समवृष्टि और ओलावृष्टि किसके रूप हैं? रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल आर फॉर्म्स ऑफ, तो प्रेसिपिटेशन होता है वर्षण का ये होता है, वर्षण का उदाहरण होता है। ऊर्ध्वपातर आपसे पूछ दे सब्लिमेशन क्या होता है? तो देखिए, सब्लिमेशन होता है कि कोई ठोस हो और वो इसको हीट किया जाए, तो इतना हीट दिया जाए कि डायरेक्टली ये बीच का जो स्टेप है द्रव में ना आए, ठोस से सीधे गैस में चला जाए। अब आप पूछेंगे सर इसका एग्जाम्पल, कपूर आप देखते होंगे, कपूर जलता है और जलने के बाद आपको दिखाई नहीं देता है, सारा खत्म होता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है, यानी कि सीधे गैस में बदल जाता है ठोस से। पहले तो आप ठोस रूप में देखते हैं, बीच में द्रव नहीं दिखता है, तो ये क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। कंडेंसेशन, तो देखिए किसी भी गर्म चीज को ठंडा करते हैं, जलवाष्प क्या है? अगर उसको ठंडे में लाएंगे तो वो ठंडा होकर के संघनित होता है, जल का रूप ले लेता है। जैसे कि आप किसी ग्लास में बर्फ वाला पानी रखिए, यानी कि फ्रिज से एकदम ठंडा पानी निकाल कर रखिए, कुछ देर में आप देखेंगे क्या होगा कि जो ग्लास के बाहर है आपको छोटे-छोटे जल की बूंदे दिखाई देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि जो बाहरी वायु है, उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है, आर्द्रता की मात्रा होती है। लेकिन वो आर्द्रता की मात्रा जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में आती है, तो वो उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, संघनित होना शुरू हो जाती है और वो पानी में कन्वर्ट होने लगती है। वही आपके गिलास पे बाहर पानी का रूप दिखाई देता है। 63 नंबर प्रश्न लिखिएगा। किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और बाद में भारत, चीन और यूरोप में एक प्रमुख कॉमर्टियन नेता बने? तो एमएन राय थे। इनका पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और कब किए थे? तो 1917 में। 64 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा नियम धारा, वोल्टा और प्रतिरोध के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो ओम्स लॉ। कौन सा करता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको बता दूं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि जो वोल्ट है, वो वोल्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, धारा होता है, ठीक है। तो जो वोल्ट होता है धारा था, कब होता है? जब अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में जो वोल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। और ये इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो V इक्वल टू आई आर, यही फार्मूला मिलता है ओम्स लॉ से, ठीक है। तो ये इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? बस कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होनी चाहिए, ताप ना बढ़ाना चाहिए। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो ये हमारे सिवान जिला में हुआ है, जीरादेई में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और संदर्भ में इनके याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। तो भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता साझा करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो संघवाद, फेडरलिज्म कहा जाता है इसको। 67 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और यहाँ पे एक डेट है 26 नवंबर 1949, तो इस दिन अंगीकृत हुआ था, यानी इसी दिन पूरा तरीके से लागू हो गया था, ठीक है। अंगीकृत गलत हो गया, अंगीकृत ऐसे होगा, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से तैयार हो गया था। अब आप सोचेंगे कि सर जब 26 नवंबर 1949 को लागू हो बनकर तैयार हो गया, तो फिर 50 में क्यों लागू हुआ, उसी दिन क्यों नहीं हो गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। अगर हम लोग संविधान को 26 नवंबर को ही लागू कर देते तो इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को हो सकता था कि आने वाले समय में भुला दिया जाए। इसलिए इस घटना को यादगार बनाए रखने के लिए 2 महीना आगे डेट बढ़ा दिया जाता है और 26 जनवरी को जो 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज मनाए थे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ठीक है? 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, वलित अवसादी चट्टान संरचनाओं में पेट्रोलियम निम्नलिखित में से किस संरचना में फँसा होता है? तो ये अपनति एंटीक्लाइन में फँसा होता है, एंटीक्लाइन्स में। 59 नंबर प्रश्न देखिए, ओलची की लिपि का सृजन किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था, 1925 में किए थे और इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को तो गुरु गोमके गुरु गोमके की उपाधि इनको दी गई थी इसी के लिए। और ओलची की लिपि किस भाषा की लिपि है? तो संथाल, जो संथाली भाषा है उसकी लिपि है। आज का लास्ट प्रश्न है 70 नंबर, किस ईंधन को काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, कोयला और पेट्रोलियम। अब इसमें गड़बड़ हो जाएंगे। राइट आंसर आपको मारना है पेट्रोलियम। कोयला को भी बोला जाता है लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा सही उत्तर क्या है? तो पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम नहीं रहता तो फिर आप कोयला मार सकते थे। तो राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा हिंदी आ गया। तो 40 प्रश्न हमने टोटली देख लिया जीएस का। कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको ये सेशन लगा। और सिजिल 4 की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, इंटर लेवल की कर रहे हैं, परिचारी कर रहे हैं, फील्ड असिस्टेंट का मेंस देने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और इसके बारे में सजेशन जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।